फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू गाइडेंस। यहाँ पे मिलते हैं आपको सभी तरीके के सॉल्यूशंस। तो देखते हैं क्लास 11 का चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमने पिछले चैप्टर में डिमांड चैप्टर में पढ़ा कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। मींस किसी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम होती है, पर वो एक क्वालिटेटिव टर्म थी। क्वांटिटी कितनी कम होगी या ज्यादा होगी ये हमें पता चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो हमारे प्रोफेसर मार्शल ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मेंशन किया। तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मींस डिमांड में होने वाले परसेंटेज चेंज को मुझे कंपेयर करना है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिमांड चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड बहुत सारे बातों पे डिपेंड करती है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के अंडर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रीजन में हमें चेंज पता करना है डिमांड का। मींस एक प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितनी चेंज होती है ये पता करना है, या क्रॉस हमारा रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने पे हमारी डिमांड कितनी चेंज होनी है हमें ये पता करना है, या कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या चेंज पड़ता है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग। ये फैक्टर मेरा प्राइस भी हो सकता है, कमोडिटी का अपना प्राइस हो सकता है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो सकता है, या फिर कंज्यूमर की इनकम वाई। तो यहाँ पे आपके कोर्स में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी किसी कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज होने पे जो चेंजेस होते हैं उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो आई कैन से परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला बन जाता है। आइए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस एंड इसके फीचर्स। तो आइए समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जिसे हम ईडी से डिनोट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, और फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है और प्राइस में कितना चेंज हुआ है ये मुझे उसकी परसेंटेज निकालनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज प्राइस है किसी कमोडिटी का और 100 रुपीज प्राइस पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होती थी 25 यूनिट्स। तो यहाँ पे मुझे अगर ये प्राइस हाइक होके 120 रुपीज हो जाता है तो मुझे क्वांटिटी मेरा फॉल होगा। मान लीजिए मेरा क्वांटिटी हो जाता है 20। जैसे कि हमें पता था कि प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे इनका परसेंटेज चेंज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए मुझे अपनी मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। प्राइस का डिफरेंस यानी प्राइस में कितने का चेंज आया है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस है यहाँ पे मेरा 120, ओल्ड प्राइस है मेरा 100 और मेरा ओल्ड प्राइस है यहाँ पे 100 फिर से। मेरा चेंज आया है इंटू 100%, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 20 अपॉन 100 इंटू 100 आई विल से 20%। मीन्स मेरा प्राइस में चेंज आया है 20%। ऐसे ही मैं क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालने वाली हूँ। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी इज माई 20, ओल्ड क्वांटिटी इज 25 upon 25 into 100. I will say minus 5 upon 25 into 100, that is 20%. यहाँ पे मेरा माइनस का साइन जरूर रहेगा बिकॉज इट इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड, जिसे मैं इग्नोर कर सकती हूँ। मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव शो करेगा, उसे हम ब्रैकेट में माइनस के साइन को डिनोट करेंगे। इसे हम न्यूमेरिकल्स में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बताते हैं कि इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप बताता है कि कितनी
स्टेटमेंट बताता है कि कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं प्राइस में, और साथ में जितना ज्यादा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मींस अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी है 1 और किसी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2, तो मैं कहूंगी दिस प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक, हायर इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी इसमें परसेंटेज चेंज, प्राइस में परसेंटेज चेंज इंक्रीज होने पे बहुत तेजी से इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती या घटती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ ग्राफ्स। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्राफ के डिमांड। यहाँ पे 5 ग्राफ्स होते हैं आपके पास, जिसमें से मेन है आपका परफेक्ट, देखते हैं पहले परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड का। ये दोनों ही डिमांड कर्व हमारी इमेजिनरी है, मीन्स यहाँ पे इस तरीके की इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि नहीं एग्जिस्ट करती। वो क्या है, ईडी इज इनफाइनाइट, मीन्स आपका प्राइस सेम रहेगा, स्टैटिक रहेगा, बट क्वांटिटी डिमांड कीप ऑन गोइंग चेंज। तो कभी ये ज्यादा होगी, कभी ये कम होगी। तो यहाँ पे प्राइस के इरिस्पेक्टिव क्वांटिटी कभी ज्यादा कभी कम, कभी 0 हो जाएगी और कभी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आई कैन से माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है, नहीं एग्जिस्ट करती। यहाँ पे मेरा जो डिमांड कर्व होगा, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जिस पे क्वांटिटी डिनोट करते हैं उसके पैरेलल हो जाता है। तो ये है मेरा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व परफेक्टली है, कीप ऑन गोइंग चेंज। दूसरा आता है परफेक्ट इनइलास्टिक, मींस डिमांड जो होगी चेंज होगी ही नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टोटली इनइलास्टिक। यहाँ पे मेरा जो ग्राफ होगा ईडी, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे मेरा ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे होते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्वांटिटी उतनी ही डिमांड रहेगी, मींस क्वांटिटी अगर 10 यूनिट्स डिमांड है तो 10 ही रहेगी, चाहे वो प्राइस 0 हो जाए, चाहे प्राइस इतना हो जाए, चाहे प्राइस इतना हो जाए या इतना हो जाए। यानी प्राइस के बढ़ने या घटने या 0 हो जाने पे भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी भी कोई कमोडिटी होती नहीं है जिसके प्राइस में कोई चेंज ही ना हो, उसके प्राइस, जिसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना हो उसके प्राइस चेंज होने पे। तो इसीलिए हम कहते हैं दीज सिचुएशंस आर इमेजिनरी सिचुएशंस। इसके बाद आते हैं मेरे 3 सिचुएशन। तो मेरा थर्ड ग्राफ आता है हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज हाई, यानी यहाँ पे ज्यादा होगा, मींस परसेंटेज चेंज जो होगा मेरा डिमांड में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करने पे मेरी डिमांड में जो चेंजेस आएंगे इट विल बी ग्रेटर। तो आई विल से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ जो मेरा कर्व होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो और ज्यादा होगा, वो फ्लैटर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, जो ये शो करेगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करते ही, देख रहे हैं आप, प्राइस में यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी में जो चेंज होगा इट विल बी ग्रेटर। देन आफ्टर माय यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कर्व, जैसा वर्ड ही क्लियर है, यूनिटरी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे मेरा 1 के इक्वल है, मींस जो मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगा वो सेम होगा, क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांड में जो मेरा परसेंटेज चेंज है वो इक्वल है मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो यहाँ पे मेरे किसी भी पॉइंट पे आ जाऊं मैं, तो यहाँ पे मेरी जो शेप होगी ग्राफ की इट विल बी लाइक पैराबोला, पैराबोला शेप बन जाएगी मेरा। तो पैराबोला शेप में मैं देखूंगी कि मैं प्राइस में जितना चेंज यहाँ करूंगी उतना ही चेंज मेरा क्वांटिटी में होगा। मींस अगर मेरा 10% चेंज हुआ है प्राइस में तो मेरा क्वांटिटी में भी 10% चेंज होगा। प्राइस में 20% चेंज हुआ है, 20% अप हुआ है या डाउन हुआ है, तो उसी के इरिस्पेक्टिव मेरी डिमांड में भी डाउन्स एंड अप्स आएंगे। Then fifth point is less elastic demand curve। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा y एक्सिस के अलोंग होगा, खड़ा खड़ा होगा, स्टीपर होगा। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि प्राइस में बहुत सारा चेंज करने के बाद भी क्वांटिटी में जो चेंज होगा इट विल बी लेस, तो इसीलिए इसका नाम है लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, जो कि स्टीप शो करता है। यहाँ पे मेरा जो क्वांटिटी में चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेसर होगा चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में अगर मैं 10%
करती हूं तो मेरा क्वांटिटी में चेंज उससे कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे 5 तरीके के ग्राफ्स हैं, उनकी डिटेल देखते हैं एक बार। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऑल ओवर कितने टाइप्स के हमारे पास ग्राफ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ जिसमें आपकी ईडी इक्वल टू इंफिनिटी होती है, मींस इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस। एक ही प्राइस पे डिमांड कभी अप हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी, कभी कुछ, नथिंग इज डिफाइंड, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट हियर। यहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि आप देख सकते हैं। तो आई विल से दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, क्योंकि किसी भी चीज का प्राइस रिलेटेड होता है, डिमांड और प्राइस में रिलेशन होता है, और डिमांड हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंगली रहती है। पर यहाँ पे पॉइंट कहता है एक सेम प्राइस पे कभी डिमांड अप हो जाएगी, कभी डाउन हो जाएगी, कभी खत्म हो जाएगी, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आई विल से दिस इज माई इमेजिनरी पॉइंट। देन आफ्टर माई नेक्स्ट इमेजिनरी पॉइंट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे माई ईडी इज इक्वल टू 0, मीन्स सेम डिमांड एट ऑल प्राइस। प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, लाख हो जाए, 0 हो जाए, डिमांड सेम रहेगी। यहाँ पे मेरा जो ईडी होता है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच इज ऑल्सो इमेजिनरी, क्योंकि सेम और डिफरेंट प्राइस पे सेम डिमांड कभी किसी चीज की रह ही नहीं सकती। प्राइस और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे मेरा ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। आई विल से दैट बोथ दिस सिचुएशन आर इमेजिनरी। देन आफ्टर हाईली इलास्टिक डिमांड करो, यहाँ माई ईडी इज ग्रेटर देन 1, और ईडी क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई विल से परसेंटेज चेंज, यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज डेल्टा, ट्राइंगल मींस डेल्टा डिनोट्स चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड मेरा ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर मैं प्राइस को 1% से बढ़ा दूं, गुड को अपनी 1% से महंगा कर दूंगी, तो मेरे डिमांड में हाईली चेंज आएगा। मेरी डिमांड 5% से फॉल हो सकती है, 10% से फॉल हो सकती है। तो यहाँ जो मेरा ग्राफ बनता है इट इज अ फ्लैटर, ऐसे लेटा हुआ सा बनता है, उसका स्लोप जो होता है काफी कम होता है, और ये वाई एक्सिस की तरह, एक्स एक्सिस की तरह झुका हुआ होता है। देन आफ्टर माई लेस इलास्टिक डिमांड, जस्ट अपोजिट ऑफ हाईली इलास्टिक, यहाँ पे माई ईडी इज लेसर देन 1, मींस परसेंटेज चेंज इन डिमांड मेरा कम है, अब की बार परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी प्राइस में मेरा चेंज मैं 10% कर लूंगी तो भी मेरा डिमांड में चेंज जो होगा वो कम ही होगा। अगर मान लीजिए मेरा प्राइस 10% से बढ़ा है तो मेरी डिमांड में चेंज सिर्फ 2% से ही कम हुई है मेरी डिमांड। तो यहाँ जो मेरा डिमांड कब होगा दैट इज स्टीपर, वो थोड़ा खड़ा खड़ा होगा, वाई एक्सिस के पास झुका हुआ। देन माय लास्ट पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक, माय ईडी विल बी इक्वल टू 1, मींस परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे मेरा जितना जितना परसेंट, अगर मैं प्राइस को 5% से बढ़ाती हूँ तो डिमांड 5% से कम हो जाएगी, प्राइस 10% से कम करती हूँ तो डिमांड 10% से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो कर्व होगा इट विल बी ऑफ हाइपरबोला शेप। ये हाइपरबोला शेप होती है मेरा, यहाँ पे हर पॉइंट पे मेरा परसेंटेज चेंज बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये 5 बेसिक पॉइंट्स आते हैं, इनकी थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ लेट्स सी द रीजंस ऑफ द इलास्टिसिटी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। मींस किसी प्रोडक्ट में जो डिमांड में चेंजेस आते हैं, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, उनके रीजन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वो कारण होते हैं जिनसे डिमांड रिफ्लेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे मेरी कमोडिटी की नेचर क्या है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिफाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे पहले मेरी नेचर है नेसेसिटी। जैसे हमारी मेडिसिन हो गई, मेडिसिन या फिर किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, उसकी डिमांड कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, इट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक व्हाई? क्योंकि अगर किसी को अस्थमा के पेशेंट को दवाई लेनी है तो वो लेगा, चाहे वो थोड़ी सी महंगी हो जाए या कम हो जाए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अगर जरूरत है तो है, चाहे वो थोड़ा महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो आई विल से वो कमोडिटी जिनकी नेसेसिटी है, जो नीड है, उनकी अर्जेंसी है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम रहेगी या ना के बराबर रहेगी। तो आई विल से दे आर इनइलास्टिक।
जबकि वो गुड्स जो मेरे कंफर्ट की है, जो चीज सिर्फ मुझे आराम देती है पर मुझे जरूरत है उनकी रहेगी लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। यानी कि इलास्टिक तो रहेगी पर डिपेंड करेगा कैसी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी या फिर इलास्टिक रहेगी, क्योंकि वो कंफर्टेबल की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं। पर अगर वो बहुत महंगी हो जाएगी तो मैं उनकी डिमांड को कम कर भी सकती हूँ, पर थोड़ी बहुत महंगी होती है पर क्योंकि मुझे कंफर्ट के लिए जरूरत है, देन आई विल कीप ऑन बाइंग द आइटम। देन आफ्टर माय लग्जरी, लग्जरी आता है मेरा मोर इलास्टिक में, मोर एंड मोर। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डाउट था कि मोर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर लग्जरी चीजों की तो मोर इलास्टिक रहेगी। जैसे कि मेरे एसी हो गए या मेरे किसी तरीके के गीजर हो गए, लोग गीजर के बिना भी काम चला सकते हैं, एसी की जगह कूलर को चूज कर सकते हैं। तो लग्जरी आइटम जो सिर्फ हमारी लेविश लाइफ के लिए जरूरी है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। महंगा होने पे उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर दिया जा सकता है। देन आफ्टर माय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे मेरे, वो गुड जो मेरे गुड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई कैन से टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, या फिर मेरे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के कितने टाइप्स आते हैं, मैं जूस भी ले सकती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फ्रूटी टाइप ऑफ भी ले सकती हूँ, या फिर मैं कोई भी तरीके के बेवरेजेस ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी एक प्रोडक्ट के। अब जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे प्राइस इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। देन आई विल से इट इज इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट में अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा होता है, प्राइस उसके बढ़ जाते हैं, देन आई विल शिफ्ट टू अनदर प्रोडक्ट। यहाँ पे बायर अपने प्रोडक्ट की चॉइस को चेंज कर देता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर सोप एबीसी नाम का कोई एक सोप महंगा हो जाता है तो XYZ का सोप खरीदना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज देयर आर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। पर जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट ही ना हो वहां पे इलास्टिसिटी विल बी लेसर, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि मुझे एयरवेज से जाना है पर एयरवे के टिकट महंगे हो गए, अब पर मुझे जल्दी जाना है और मुझे तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। और जब चॉइस नहीं है तो मैं एयर इंडिया से या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से जाऊंगी ना, एयर फ्लाइट से जाऊंगी, चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए। तो सब्स्टिट्यूट जिसके जितने ज्यादा होंगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और सब्स्टिट्यूट जितने कम होंगे इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर माय इनकम लेवल, देखिए यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है, किस टाइप के कंज्यूमर के लिए है, वो रिच कंज्यूमर्स के लिए है, पुअर कंज्यूमर के लिए है, या मिडिल कंज्यूमर के लिए, दैट डिपेंड्स। जैसे कि मैं कहूँ मेरी बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जैसे ऑडो, आपकी ऑडो हो गई, जैसे मैं आपसे कहूंगी आपकी गाड़ियां हो गई, आपकी ऑडी कार हो गई, आपकी BMW हो गई, ये महंगी महंगी गाड़ियां किसके लिए, ये रिच पीपल के लिए। तो गरीब अमीर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्राइस थोड़ा सा बढ़ने या घटने से, तो प्राइस बढ़ने पे भी वो उसकी डिमांड को चेंज नहीं करते। पर अब आप एक नॉर्मल बात कीजिए, जैसे एक लैपटॉप की बात कीजिए। अब एक लैपटॉप है, नॉर्मल रेंज का लैपटॉप है या एक नॉर्मल रेंज का मोबाइल फोन है जिसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, पर अगर वो महंगा हो जाता है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। यहाँ पे आपका कंज्यूमर शिफ्ट होने की सोचेगा, क्योंकि उसकी पॉकेट उसे अफोर्ड नहीं करेगी, उसका बजट इतना नहीं होगा। तो यानी वो चीजें जो रिच लोगों के लिए है, उनका प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई मेजर इफेक्ट रोल प्ले नहीं करता, तो इनइलास्टिक रहती है या लेस इलास्टिक रहती है। पर वो गुड्स जो आपकी मिडिल क्लास या पुअर सेक्शन के लिए है, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ेगा, उनकी बजट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे आपकी चीजें मोर इलास्टिक रहती है। देन आफ्टर लेवल ऑफ द प्राइस, चीजें जितनी महंगी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, मैं घी का एग्जांपल लेती हूँ और मैं मैच बॉक्स का एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैच बॉक्स महंगा हो गया तो इसका प्राइस इतना छोटा है कि इसके महंगे होने से डजंट मेक एनी डिफरेंस, जबकि घी के महंगे होने से या आई विल से पेट्रोल के महंगे होने पे या इलेक्ट्रिसिटी के महंगे होने पे या लैपटॉप के महंगे होने पे, जिन चीजों का प्राइस जितना ज्यादा होगा और जब वो महंगी होने लगती है तो बजट क्योंकि चेंज होता है, बजट लिमिटेड रहता है, इनकम लिमिटेड रहती है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ दी कंजप्शन, जिन चीजों के कंजप्शन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं हम इसे बाद में करेंगे, वहां पे इलास्टिसिटी आपकी ज्यादा रहती है, ग्रेटर देन 1 रहती है। जैसे कौन सा आइटम है जिन्हें आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आपको महंगे वाले शूज चाहिए, रनिंग शूज चाहिए, या फिर आपको ब्रांडेड जीन्स चाहिए, या फिर आपको एक अच्छी घड़ी चाहिए, या फिर कार चाहिए। तो अगर आप इनको
पोस्टपोन कर सकते हैं इनके यूजेज को कि हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद ले लेंगे, तो ऐसे में इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, बिकॉज यू विल वेट, यू विल नॉट क्रिएट द डिमांड हियर, और आप वेट करेंगे तो कंजप्शन का ईडी बढ़ जाएगा। देन आफ्टर वो चीजें जो आपकी अर्जेंसी की है, जिसे आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, या फिर किसी भी तरीके के खाने का सामान हो गया, तो ऐसी चीजें जिनके हम कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमें आज या कल में ही उन्हें शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो ऐसी चीजों की ईडी आपकी इलास्टिसिटी डिमांड लेसर देन 1 रहेगी। आगे के रीजन आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट रीजंस। नंबर ऑफ यूजेस, जिन कोमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस है, या मिल्क का मल्टीपल यूजेस है, या किसी भी तरीके का ऑयल का मल्टीपल यूजेस है, जिन चीजों के मल्टीपल यूज होते हैं और अगर वो महंगी हो जाती है, उनके प्राइस में चेंज होते हैं, तो उनकी डिमांड में एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी डिमांडिंग अच्छे से चेंज होती है, तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको, जैसे एग्जांपल लेते हैं मिल्क के बारे में, अगर आपके घर में 5 लीटर दूध लगता है और 5 लीटर दूध अचानक से दूध के रेट 10 रुपए किलो बढ़ जाते हैं, तो आपके बजट में 50 रुपीज पर डे बढ़ गया है, 50 रुपीज पर डे से आपका मंथली बजट कितना बढ़ गया है? 50 × 30 1500 रुपए बजट चेंज हो चुका है। तो अब क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस थे, तो हर चीज महंगी हो गई है, तो यहाँ पे जिन चीजों के मल्टीपल यूजेस होते हैं उनके रेट्स के अप एंड डाउन से उनकी इलास्टिसिटी पे ज्यादा फर्क पड़ता है। जबकि अगर जिन चीजों का आप बहुत ही कम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि निडल का हो गया, धागों का हो गया, या फिर अगर आपको सिर्फ एक कॉम चाहिए, तो कॉम जैसे सिंगल यूज है कॉम का, अगर वो महंगा हो भी जाता है, सस्ता भी जाता है, तो उसकी इलास्टिसिटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता। यानी वो चीजें जिनका यूजेस कम होगा उनकी इलास्टिसिटी लेसर देन 1 होगी, और जिनका यूजेस मल्टीपल होगा उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर, देखिए होता क्या है, हम अपनी इनकम का कितना परसेंट किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए कि मान लीजिए अगर कोई फैमिली अपना 40% सिर्फ फूड या फिर एजुकेशन में खर्च कर रही है, मान लीजिए एजुकेशन में 40% किसी फैमिली की इनकम का जा रहा है, अब यहाँ पे अगर वो महंगी हो जाएगी तो 40% एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, बहुत इनकम का एक मेजर पोर्शन इसमें जा रहा है। अगर ये महंगा हो जाएगा तो पूरा फैमिली बजट बिगड़ जाएगा, ऐसे में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे केसेस में हमेशा ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि 40% आप अपने इनकम का किसी एक पर्टिकुलर चीज पे खर्च कर रहे हैं और अचानक से वो महंगी हो जाती है या सस्ती हो जाती है, तो उसके डिमांड में चेंज आने श्योर है। अगर कोई एक चीज है जिसपे आप 0.5% खर्च कर रहे हैं, सपोज करिए आप महीने में एक बार मूवी देखने जाते हैं, अब वो महंगी हो भी जाएगी तो आप अपनी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर स्पेंड करते हैं। ऐसे में अगर उसका रेट बढ़ भी जाता है तो आपको कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन ही, एक माइनर पोर्शन ही आप उस पर खर्च करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। देन टाइम पीरियड, जिन चीजों के कंजप्शन के लिए मेरे पास टाइम है, मैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1 होगी, और जिनके लिए नहीं है उनकी ग्रेटर देन। देखिए ये समझते हैं पहले कैसे। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड यहाँ पे आपका डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। यानी जिन चीजों के कंजप्शन का आपके पास टाइम है आप उसे बाद में भी कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में करेंगे तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेसर देन 1, क्योंकि आप उसका यूजेस लॉन्ग टर्म तक करने वाले हैं। तो आप सोचेंगे यार ये तो सालों तक चलेगी, इसके लिए अगर थोड़ी सी महंगी हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो चीजें जिनका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, यानी कि सिर्फ अभी के लिए है, उनका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड भी ज्यादा रहता है। क्योंकि आप कहते हो जैसे कि सपोज करिए एक पिज्जा हो गया, पिज्जा 1000 रुपए का हो गया, कहोगे यार तुमने आज मंगवा लिया फिर वो महंगा हो जाएगा, जरा सी देर में खा के कुछ और खा लो, तो इस तरीके से चॉइसेस आपकी बढ़ जाएंगी। तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्ट करता है। 9 पॉइंट है मेरा हैबिट, जिन चीजों का पर्सन हैबिचुअल होता है, यानी कंज्यूमर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हैबिचुअल है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेसर देन 1, वो कम रहेगी। चाहे अल्कोहल हो, टोबैको हो, सिगरेट हो, इनके रेट कितने भी बढ़ जाए इनकी डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोग इसके हैबिचुअल है, उन्हें तो ये कंज्यूम करना है तो करना है, चाहे इसका प्राइस कैसा भी हो जाए। तो हैबिचुअल चीजों की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा कम रहती है, और जबकि वो चीजें जिनको हम आसानी से छोड़ सकते हैं,
शिफ्ट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड चेंज कर उसका चूज कर सकते हैं, ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहती है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के संग कि कैसे कैसे इनकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। मैच बॉक्स, देखिए मैच बॉक्स आपकी इनइलास्टिक रहेगी, क्यों? क्योंकि कोई भी कंज्यूमर 1 या 2 रुपए की ये आती है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर कितना यूज कर लेगा, इस पे 50 रुपए खर्च कर लेगा अपने इनकम का। तो यहाँ पे क्योंकि हम कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही माइनर पोर्शन खर्च करता है, तो मैं कहूंगी कि मैच बॉक्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनइलास्टिक। देन आफ्टर मेडिसिन भी इनइलास्टिक रहेगी, पर रीजन क्या है? नो सब्स्टिट्यूट एंड नो पोस्टमेंट। इसे हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, नो पोस्टपोन्समेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ना ही हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं इसकी कंजप्शन को, ना ही इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। एस्थमा वाले को जो दवाई खानी है वो वही खाएगा, हार्ट पेशेंट को जो मेडिसिन खानी है वो वही खाएगा, और इसको हम टाल भी नहीं सकते। ऐसी चीजों की इनइलास्टिक डिमांड रहेगी। एनसीईआरटी बुक्स, इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, अगर कोर्स में एनसीईआरटी बुक लगी है तो वो वही लेनी है, तो आई विल से इनइलास्टिक। देन आफ्टर इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे इसकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? इसके मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल यूजेस होने की वजह से यहाँ पे इसमें जो चेंजेस होंगे वो पूरे बजट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आई विल से इट इज मोर इलास्टिक। सिगरेट, यहाँ पे ये हैबिट की आइटम है, हैबिचुअल होता है पर्सन, इसका हैबिचुअल होने की वजह से यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेगा चाहे, तो मैं बोलूंगी इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक। इसमें कंज्यूमर चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसका कंजप्शन जारी रहेगा, चाहे ये महंगी हो या सस्ती। बटर फॉर अ पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी के लिए बटर एक लग्जरी आइटम है, और लग्जरी आइटम होने की वजह से इट विल बी मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक कहूंगी मैं, तो यानी कि कंज्यूमर जैसे ही गरीब आदमी के लिए बटर अगर महंगा हो जाता है तो वो और बियॉन्ड दी बजट चला जाएगा, तो मैं कहूंगी इट इज हाईली इलास्टिक। तो दोस्तों ये था मेरा इलास्टिसिटी चैप्टर, उसके रीजंस और उसके थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कौन कौन से मेथड से हम करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।